ओके क्लास। पिछली क्लास में हम लोगों ने कोर्टिकल रिएक्शन की स्टडी करा था। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि हमने ये डिस्कस किया था कि कोर्टिकल रिएक्शन होता क्या है कि जब कोर्टिकल ग्रैन्यूल्स सेल मेम्ब्रेन को पार करके और जोना पेलुसिडा और एग मेम्ब्रेन के बीच में जा कर के स्प्रेड हो जाए तो उसी को हमने बोला था कोर्टिकल रिएक्शन। और हमने ये बात किया था कि कोर्टिकल रिएक्शन के वजह से फर्दर क्या होगा कि जो रिसेप्टर्स हैं जोना पेलुसिडा में स्पर्म के लिए, वो रिसेप्टर्स इनएक्टिवेट हो जाते हैं, तो वो फर्दर स्पर्म को अट्रैक्ट नहीं कर सकता है, स्पर्म के साथ बाइंडिंग नहीं कर सकता है। ठीक है, इसी फेनोमिना को हम बोलते हैं जोना रिएक्शन। ठीक है, इसी फेनोमिना को हम बोल देते हैं जोना रिएक्शन। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जोना पेलुसिडा contain species specific receptors that allow only human sperm to penetrate it and cortical reaction leads into cortical reaction leads to जोना रिएक्शन ये ध्यान में देना है कि ये जोना रिएक्शन है क्या। इसमें हम लोग ये देखेंगे दैट इनएक्टिवेट species specific receptors ठीक है। अब जब स्पीसीज स्पेसिफिक रिसेप्टर्स इनएक्टिवेट हो जाएंगे तो वो फर्दर स्पर्म को इनवाइट नहीं कर सकेगा। ठीक है, तो फर्दर कोई दूसरा स्पर्म पेनिट्रेट नहीं कर सकेगा जोना पेलुसिडा को। ठीक है, इसी को हम बोल देते हैं जोना रिएक्शन। ठीक है, अब ये देखेंगे कि इसके बाद जोना रिएक्शन के बाद स्पर्म क्या करेगा, रिसेप्शन कोन मिल गया हमको। ठीक है, ये अगर ओवम का सरफेस है तो ओवम एक रिसेप्शन कोन बनाता है। इवन हर एनिमल्स में ये रिसेप्शन कोन देखने को मिलता है। ठीक है, और इसी रिसेप्शन कोन के थ्रू स्पर्म की एंट्री हुई है। ठीक है, ये भी हमको पता है। ठीक है, स्पर्म जो है इसी रिसेप्शन कोन के थ्रू अंदर भी गया। अब क्या करते हैं कि ये देखेंगे कि जैसे ही स्पर्म की एंट्री होती है ओवम में तो क्या होगा कि सीथ बाहर छूट जाएगा, स्पर्म का सीथ बाहर छूट जाएगा और बाकी जो कंटेंट है वो सब अंदर चला जाता है। तो बेसिकली देखते हैं कि न्यूक्लियस के साथ साथ टेल का पोर्शन भी ओवम के अंदर जाता है। ठीक है, सीथ को छोड़ करके, या हम बोल दें मेम्ब्रेन को
स्पर्म के मेम्ब्रेन को छोड़ करके। और हमको पता है कि यहाँ पे अंदर एक और न्यूक्लियस है, जो इसको हम बोल दें कि ओवम का न्यूक्लियस, ओवम न्यूक्लियस। ठीक है। अब क्या होगा कि इस स्टेज में जा कर के अगर हम इनका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन देखना चाहें तो हमें क्या दिखेगा कि जैसे ये सपोज़ कीजिए ओवम है, ओवम का न्यूक्लियस है और ये एक स्पर्म का न्यूक्लियस है। ठीक है। तो ओवम के न्यूक्लियस में सेकेंड मियोसिस स्टार्ट हो चुका था, सेकेंड मियोसिस कंप्लीट नहीं हुआ था। ठीक है। ये सेकेंड मियोसिस अभी रनिंग था। तो ओवम के न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोमल कंडीशन हमको दिखेगा वो कैसा होगा? क्रोमोसोमल कंडीशन हमको कुछ इस तरह से दिख सकता है, मतलब कि 23 क्रोमोसोम्स ही हैं, क्रोमोसोम 23 ही हैं, लेकिन होगा क्या चीज़ कि डबल क्रोमैटिड होंगे। ठीक है। हम ये बोल दें 23 क्रोमोसोम्स विथ डबल क्रोमैटिड। और ऐसा क्यों है? क्योंकि अभी मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है। इस वजह से ये अगर ओवम का है तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये जैसे सपोज़ करो फीमेल हो तो क्या होगा? फीमेल हो तो 2 चोटी। ठीक है। अब चलो, ये बस ऐसे ही कार्टून है। अब क्या करते हैं कि स्पर्म के केस में अगर हम देखें तो स्पर्म सेकेंड मियोसिस कंप्लीट कर चुका है। तो सेकेंड मियोसिस जब कंप्लीट हो चुका है तो स्पर्म में क्या होगा कि 23 क्रोमोसोम्स ही यहाँ पे भी रहेंगे। ठीक है। लेकिन केस क्या बनेगा? 23 क्रोमोसोम विथ सिंगल कॉपी या सिंगल कॉपी ऑफ क्रोमैटिड। ठीक है। तो सिंगल कॉपी क्रोमैटिड के साथ 23 क्रोमोसोम्स स्पर्म के होंगे। ठीक है। चलो अब देखते हैं कि जैसे ही स्पर्म का न्यूक्लियस आया ओवम के अंदर, तो अब ओवम क्या करता है? कंप्लीट करता है सेकेंड मियोसिस। ठीक है। अब सेकेंड मियोसिस जैसे ओवम का कंप्लीट होगा तो ओवम क्या कर लेगा कि 23 क्रोमोसोम्स विथ सिंगल कॉपी ये तैयार कर लिया। 23 क्रोमोसोम्स विथ सिंगल कॉपी, और जो बाकी का 23 क्रोमोसोम है वो सेकेंडरी पोलर बॉडी बना करके एलिमिनेट कर दिया, सेकेंडरी पोलर बॉडी। और ये सेकेंडरी पोलर बॉडी इसी ओवम के अंदर किसी एक पोल पे जा कर के सेपरेट कर दिया जाएगा, सेग्रीगेट कर दिया जाएगा। इसीलिए इसको पोलर बॉडी बोलते हैं। एक पोल पे इसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। ठीक है। अब हमारे पास जो कंडीशन दिखेगा वो 23 क्रोमोसोम्स विथ सिंगल कॉपी मेल में भी और 23 क्रोमोसोम्स विथ सिंगल कॉपी फीमेल का भी। ठीक है। अब क्या होगा? अब यहाँ से हमको देखने को मिलेगा एक स्पेशल फेनोमिना जिसको हम बोलते हैं मैचुरेशन रिएक्शन। ठीक है। इसे हम बोल दिए मैचुरेशन रिएक्शन। ठीक है। अब इस मैचुरेशन रिएक्शन में होना क्या है देखना ज़रा कि 23 क्रोमोसोम्स विथ सिंगल कॉपी और 23 क्रोमोसोम्स विथ सिंगल कॉपी मेल और फीमेल का है। अब मियोसिस 2 कंप्लीट हो चुका है। अब क्या होगा? इस जाइगोट में माइटोसिस स्टार्ट होगा। तो अब माइटोसिस की जो प्रिपरेशन है उसी को हम मैचुरेशन रिएक्शन बोलते हैं। और माइटोसिस की प्रिपरेशन में हमको मालूम है कि 46 क्रोमोसोम होने चाहिए। तो 46 क्रोमोसोम यहाँ पे अवेलेबल है।
23 और 23, ठीक है, 23 और 23 46 क्रोमोसोम अवेलेबल है, लेकिन डबल कॉपी होनी चाहिए तभी तो माइटोसिस स्टार्ट होगा, ठीक है। तो 46 क्रोमोसोम विद डबल कॉपी ऑफ क्रोमैटिड की ज़रूरत है, ठीक है। तो अब मैचुरेशन रिएक्शन होगा। तो माइटोसिस के फेज़ में आपने देखा होगा कि G1 फेज, उसके बाद इंटरफेज, फिर G2 फेज, फिर डिवीज़न का फेज़, ठीक है। तो यही जितना इंटरफेज है उसी इंटरफेज में क्रोमोसोम का कंप्लीशन होता है, साइटोप्लाज्मिक कंप्लीशन होता है, ताकि वो डिवाइड होकर के माइटोसिस हो करके दो नए सेल्स बना सकें। तो यही स्टेज पे हम लोग पहुंच चुके हैं। अब होगा मैचुरेशन, और इस मैचुरेशन रिएक्शन में देखते हैं कि जैसे पूरी कहानी ये है कि मैचुरेशन रिएक्शन में जो क्रोमोसोमल मटेरियल होता है उसी की डबलिंग होती है, ठीक है। तो ये मान लो क्रोमोसोमल मटेरियल की डबलिंग हो गई फीमेल में, ठीक है। उसके बाद इधर भी मेल में भी क्रोमोसोमल मटेरियल की डबलिंग हो गई। ये हो गया मैचुरेशन रिएक्शन, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो दोनों न्यूक्लियस हैं ये एक दूसरे के क्लोज विसिनिटी में जैसे आएंगे, दोनों का जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसॉल्व होता जाता है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं व्हेन बोथ न्यूक्लियस comes close together, then nuclear membrane dissolve and they form metaphasic plate, ठीक है। मेटाफेज में जो इक्वेटोरियल प्लेट बनता है उसके बारे में आप जानते ही होंगे, ठीक है, माइटोसिस के केस में पढ़े थे। अच्छा, ये चीज़ बताने से पहले एक केस और आप देख लो कि हमने यहाँ पे देखा है कि जो बाकी का टेल रीजन है वो भी एंटर करता है ओवम के साइटोप्लाज्म में शीथ को छोड़ करके। तो फिर फर्दर इसका क्या फेट होगा, ठीक है। ये याद रखना कि साइटोप्लाज्मिक एंजाइम्स जो होती हैं, साइटोप्लाज्मिक एंजाइम्स, ठीक है, वो क्या करती हैं कि टेल वाले रीजन को डाइजेस्ट कर जाती हैं, ठीक है, डाइजेस्ट टेल रीजन, ठीक है। तो ये याद रखना, शीथ को छोड़ करके बाकी सारी चीज़ें अंदर आई थी स्पर्म में, सॉरी स्पर्म की। अब क्या करते हैं कि मेटाफेजिक प्लेट का फॉर्मेशन कर लिया। अब क्या होगा कि जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो चुकी है और एक मेटाफेजिक प्लेट का फॉर्मेशन हो चुका है, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये सपोज कर लें कि ये अब जाइगोट हो गया, और इस जाइगोट पे ये एक मेटाफेजिक प्लेट बन गया जिसमें 46 क्रोमोसोम हैं डबल कॉपी ऑफ क्रोमैटिड के साथ, और ये सब कहाँ पे अलाइंड हैं, इक्वेटोरियल प्लेट पे, ठीक है। ये अलाइंड है इक्वेटोरियल प्लेट पे। अब क्या होगा, हमें मालूम है कि सेंट्रियोल्स क्या करते हैं, स्पिंडल फाइबर प्रोड्यूस कर लिए और ये स्पिंडल फाइबर फर्दर अपनी एक्टिविटी करेगा,
ठीक है। बाकी अब जैसे माइटोसिस की फिनोमिना होती है वो सारी फिनोमिना चलती रहेगी, ठीक है। अब देखना कि यहाँ पे जो माइटोसिस होता है वो एक पिक्यूलियर टाइप का माइटोसिस होता है, और उस माइटोसिस को हम माइटोसिस ना कह के बोलते हैं क्लीवेज, ठीक है। उसे हमने बोल दिया क्लीवेज। तो अब यहाँ से क्लीवेज स्टार्ट होगा, और क्लीवेज के बारे में जो दूसरे डिस्क्रिप्शंस हैं उसको हम अगले वीडियो लेक्चर में समझते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।